अच्छा, एक चीज़ जो हम आपके बारे में देखी है, माशाल्लाह आपको 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन आप बहुत कम नज़र आते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देते नहीं, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी दिए हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल विद द प्रेस। आपका काम स्टार्ट कैसे हुआ? एंड देन व्हाइल डूइंग माय इंटर्नशिप मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं एक स्टूडियो में बैठ के फूल पत्ते नहीं बना सकता। सो बस फिर जिंदा भाग मुझे ऑफ़र हुई। वो भी इस तरह हुई कि फरजाद एंड मीनू वाज लुकिंग फॉर पीपल फॉर देयर टीम एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ इट वाज कमिंग आउट, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो आई गॉट रिकमेंडेड बिकॉज़ टाइम तक मैं टीवीसीज़ भी कर रहा था। उसके बाद अभी पिछले 5 साल के अगर ड्रामे उठाएँ जो जिसमें क्लासी टच होता है, उसमें पीछे आप होते हैं। उस वक़्त एड्स जो बनते थे, वो डायरेक्टर का विज़न होता था, अब क्लाइंट का विज़न होता है, मेरा ख़्याल है। शायद। अच्छा, 250 से ज़्यादा कमर्शियल्स आपने किए। जी। एक तो टाइम कैसे मिलता है? नंबर 2, सबसे आपको दिल से करीब कौन-सा कमर्शियल रहा? सो मैंने उनके साथ भी काम किया। मैंने मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर्स जो हैं 4, उनके साथ इत्तेहाद की कैंपेन की। वाह! एंड आफ्टर शूटिंग दैट इन वन डे आई सॉ वन ऑफ द बॉयज इज इन शकीरा's वीडियो एंड आई वाज लाइक, ओह ये मैंने कुछ किया है, क्या हुआ? तो इंटरनेशनल स्टार्स में ऐसा क्या है जो हमारे स्टार्स को सीखना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पंक्चुअलिटी तो घर होगी की ना। मुर्गी दाल बराबर वाली। अच्छा, ये बताइए कि फैशन इंडस्ट्री को आप अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं? अभी तो फैशन इंडस्ट्री कहीं नहीं खड़ी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ फैशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर रिजवी और आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूं उनको इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए हैं और उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो हमें नहीं पता हैं। तो आइए मिलते हैं एहतशाम अंसारी से। जी एहतशाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बताइए, आजकल आप जो है आमना इलियास के साथ काम कर रहे हैं। मैंने उस दिन देखा जाके आपका बहुत ज़बरदस्त जो था हुआ है सेशन यहाँ पे, उसके बारे में कुछ बताएं। So basically, it's a joint venture. Amna and I started. So I started with the stitching unit, and then she had plans to do something, and then she's like clothing because that's her expertise in a way, including acting and production also. So it's a joint venture. She started her brand, clothing line for women's wear. So yes, that's the project is all about. It's called Shop at Amna Ilyas, the web page is, and we're trying to improve urban look of our local international women. Basically, it's targeting audiences, the global audience. अच्छा, एक चीज़ जो हम आपके बारे में देखी है, माशाल्लाह आपको 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन आप बहुत कम नज़र आते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देते नहीं, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी दिए हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल विद द प्रेस। और ये पॉडकास्ट सीजन्स जो हैं, ये बहुत एक रीसेंट डिस्कवरी है आई गेस। सो जहाँ मुझे लगता है कि बैठ के गपशप की जा सकती है, वहाँ पे बैठ जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका काम स्टार्ट कैसे हुआ था? आपको शौक कैसे हुआ इस चीज़ में आने का? शौक तो नहीं, बिकॉज आई ग्रेजुएट फ्रॉम इंडस वैली इन 2005. ठीक है। My major was textiles design, textiles. And then while doing my internship, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं एक स्टूडियो में बैठ के फूल पत्ते नहीं बना सकता. That is not what I enjoy, or my brain is networked in that manner. फिर उसके बाद ग्रेजुएट हो गए. आई न्यू आई कैन नॉट डू दिस, सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग. आई वॉज एक्सप्लोरिंग कि मैं कर क्या सकता हूँ. एंड आई गॉट अ call from somebody from a university only, and they said that Jung publication is looking for somebody who can style their shoots, can also write on fashion, and it was for Mag magazine. ज़बरदस्त। So I went. Tahmina was editor there, and Samra was chief editor kind of position there, and they interviewed me, and फिर उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं, और फिर मैं आ गया जो आज तक हूँ यहाँ पे. अच्छा, सबसे पहले आजकल जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चीज़ सबसे पॉपुलर है वो टीवी है और फिल्म है। आप एसोसिएटेड रहे दोनों के साथ, इस वक्त भी हैं आप। तो फिल्म का बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पहली जो आपकी फिल्म थी जो आपने की वो ऑस्कर के लिए सबमिट हो गई थी, जिंदा भाग। जी. सो मैं असल में अगर एक बात बताऊँ, एक चैनल आता था फिल्मेसिया. तो जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइम उस टाइम पे, सो वो मेरा एक कंफर्ट फूड होता है ना जैसे लोगों का, मेरा वो कंफर्ट चैनल था. वैसे तो ब्रेन रॉट के तो ज़्यादा आसान अब होगा। आप उसको ब्रेन रॉट कह सकते हैं, बट आप उस टाइम पे चाहे पंजाबी फिल्म देख लें, चाहे आप उर्दू फिल्म देख लें, उसमें जो एक उस टाइम का तरीक़ेकार था, ठीक है, और जो पुरानी भी फिल्में थी जो हमारी क्लासिक्स में जाती हैं,
या आपको याद है वो कुछ 4-5 खास फिल्में होती थी जो ईद और बकरीद पे बिल्कुल, पीटीवी पे बिल्कुल। या उस पे चलती थी। प्लस मेरा जो ज़्यादातर ताल्लुक़ रहा वो फ़िल्मी मैगज़ीन से, बिकॉज़ मुझे पढ़ने का शौक़ है। उस टाइम पे चीज़ें नहीं होती थी, किसी भी किताब वाले पे जाओ, वहाँ पे जो लगा हुआ है हाँ, निकालो फ़िल्मी मैगज़ीन, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, बिल्कुल। चाहे वो लोकल का आपकी चौधरी साहब की लगी हुई कोई ख़बर हो। सो वो कर करा के सो आई ऑलवेज़ हैड मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फ़िल्म। बट जब हमने काम शुरू किया उस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो एक अजीब से वक्त से गुजर रही थी कि ना वो इधर खड़ी हो पा रही थी, ना वो उधर गिर पा रही थी। सो आई थिंक लॉस्ट इन ट्रांजिशन जो थी। सो बस फिर जिंदा भाग मुझे ऑफ़र हुई। वो भी इस तरह हुई कि फरजाद एंड मीनू वाज लुकिंग फॉर पीपल फॉर देयर टीम एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट वाज कमिंग आउट, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो आई गॉट रिकमेंडेड, बिकॉज टाइम तक मैं टीवीसीज भी कर रहा था। सो आई गॉट रिकमेंडेड फॉर दैट। आई रेड द स्क्रिप्ट एंड मुझे हमेशा से पंजाबी फिल्म करने का शौक था। सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, so it was 80% in Punjabi. And then the only Amna's character was mostly speaking in Urdu. Nasir Saab, other characters, they're all very Punjabi based. Very Samnabad story, because उसकी research के लिए when I went to Lahore, I used to go to Samnabad. और वहाँ पे मैं रोज़ सुबह जाके बैठता था, ऑलमोस्ट हफ्ता 8 दिन मैं सुबह बैठता था, बिकॉज वहाँ पे कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पे बॉयज़ होते थे जो आगे ये आपके होते हैं चाय के और इसके उसके। सो आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू स्टडी देम कि वो उनका उठना बैठना, कपड़ों की चॉइसेस क्या हैं, किस हिसाब से हैं। एंड आई फिगर आउट कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स या तो यूके रहते हैं, मोस्टली यूके रहते हैं। सो आधी ज़्यादा चीज़ें उनको वहाँ से आ रही होती थी। सो इट वॉज वेरी गुड रिसर्च फॉर मी कि understanding that culture, that particular area, वो mindset. So yeah. उसके बाद जो है आपने जिंदा भाग के बाद और भी फिल्में की, टिच बटन भी किया जिंदा भाग आपने। के बाद मैंने की जलेबी। एक्चुअली जलेबी मैंने यासिर के साथ पहले उसको एग्री किया था, कमिट किया था, बट जिंदा भाग हैपन टू रिलीज फर्स्ट। सही है। सो जलेबी की, फिर जिंदा भाग आई, फिर उसके बाद टिच बटन आई। अभी 2 फिल्म हैं जो कि एक पोस्ट प्रोडक्शन पे है और एक का थोड़ा सा काम रह गया। वेरी गुड। टीवीसी की तरफ भी आप काफ़ी गए हैं, टीवी पे ड्रामों की तरफ भी आप गए हैं, ज़्यादा आपका इंक्लिनेशन टीवीसीज की तरफ है। बिकॉज टीवीसी वाज क्विक, ड्रामा नीड्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परामेंट। ठीक है, और जो हमारे ड्रामे का इंडस्ट्री जो है उसका जो एक तरीक़ेकार है वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन जब मुझे शद्दी की कॉल आई फॉर काफिर कि आई गॉट टू नो कि आप कोई हैं और आप ये कर रहे हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आपका क्या काम है, क्योंकि कैरेक्टर वो बहुत उस टाइम के हिसाब से एक बहुत डिफरेंट और ट्विस्टेड कैरेक्टर था। सो आई वेंट टू सी हिम एंड आई वाज लाइक कि ठीक है जो भी है इसको करते हैं। एंड हुमायूं केम द सेम मीटिंग, दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम आई मेट हिम and we had a 15-20 minutes meeting. I explained it to him, he understood it and he followed it. So that's what I like about Humayun, because मेरी उसकी पहली interaction उस ड्रामे के थ्रू हुई थी कि if he understands, if you make sense to him, he will definitely work around it and he'll make sure कि उसको वही चीज़ डिलीवर की जाए जिस तरह से उसको वो चीज़ समझाई गई है या उसकी समझ में आई है। सो आई फाइंड हिम वेरी उस तरह, बिकॉज मैं उसके साथ काम काफ़ी किया, मैं उसके साथ टीवीसीज भी किए हैं और फिल्म अभी तक कोई चांस नहीं हुआ मेरा इसका करने का, बट हाँ। मगर काफिर में तुमने गेटअप भी चेंज किया हुआ था। हाँ, फर्स्ट टाइम उसको फ्रेंच, देन वी गॉट दीज ग्लासेस जो उसके थे, आपने देखे होंगे। जी हाँ। सो फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन एंड प्लस उसका जो पूरा लुक था वो बड़ा थॉटफुली बनाया गया था, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था कि उसको शक्ल से एक विलन भी नहीं लगना, बट देन अगेन जिस स्ट्रेचर का वो कैरेक्टर है उसको उधर भी फॉल करना है। और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगेन वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट टू टेक इन ड्रामा। उसके बाद अभी पिछले 5 साल के अगर ड्रामे उठाएंगे जिसमें क्लासी टच होता है उसमें पीछे आप होते हैं। रद हो गया जैसे, इश्क़ जुनून हो गया, ये वो ड्रामे जिनको देख के आपको फिल्मी फील आती है। तो आप क्या प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या होता है इसके पीछे आपका? मेरा
थॉट प्रोसेस जो भी मैंने समझा है इस काम को, या जितनी मेरी समझ है, उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि एक एक्टर को अपने आप को उस शख्सियत से निकाल के जो उस एक्टर की है उस किरदार में डालनी होती है। सीधी सी बात ये है। तो वो जो लोग समझ जाते हैं मेरा काम और उनकी मेहनत दिख जाती है, जो नहीं समझ पाते वो वही रह जाते हैं जो इंस्टाग्राम पर रह जाते हैं। सीधी सी बात है। सो जब मैं शहरियार के साथ कर रहा था, OST किया था मैंने रथ का बहुत शहरियार अच्छा के था, साथ, बहुत अच्छा था। वो किया, और मैंने इश्क जुनून का जो है वो शहरियार का कैरेक्टर और असलम साहब का कैरेक्टर स्पेसिफिकली आई टेक, कि वो दो चीज़ें हैं जो मैंने की थी। एंड देन आई रिमेंबर वी हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कासिम के साथ ऑन सेट ओनली, कि जो असलम साहब का कैरेक्टर है वो कितना ज़्यादा पॉलिश हो सकता है या उसका क्या लुक हो सकता है। एंड देन वी केम टू अ पॉइंट के वेयर ही कैन वेयर प्रिंट्स, बिकॉज if he wears print and driving a certain car or entering his hotel premises, he will not look like anybody coming from a choti si gali ka shodebaz insan. He won't look like loafer, because the personality, the grandeur, the stretcher, that's gonna make him look like he's somebody who just got back from Tuscany or Sicily or somewhere. सो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। प्लस कासिम के साथ तो मैंने फिल्म भी की हुई थी, कासिम के साथ मैंने ड्रामा भी किया हुआ है, कासिम के साथ मैंने टीवी से भी किया हुआ है, तो कासिम के साथ तो मैंने बहुत काम किया हुआ है। सो एज अ डायरेक्टर एंड एज समबडी हु इज़ हेल्पिंग हिम टू डेवलप द कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ, सो मेरी उसकी एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होती है काम पे काम करते हुए। हमारे टीवी ड्रामे देख के लगता नहीं है कि इतना थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता होगा, इसलिए कि बहुत सारे ड्रामे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े पहने हुए होते हैं। एक ज़माना था जब टीजेस वगैरह थे कि वो पीटीवी पे लोग देखते थे और फिर वो पागल हो जाते थे कि यही कपड़े चाहिए। बाद में क्यों ऐसा हुआ कि हम बिल्कुल नीचे चले गए, और अब बहुत बहुत सारे ड्रामे में तो ऐसे नॉर्मल से कपड़े पहने हुए होते हैं। ये एक वो वाहिद रीज़न है जिसकी वजह से मैं ड्रामे नहीं करता, क्योंकि फॉर मी इट्स अ कैरेक्टर, यू नीड टू हैव बजट्स फॉर दैट। ठीक है, आप हैंगर से उतार के कपड़े बना के कैरेक्टर नहीं बना सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो कपड़े बिकने के लिए बने। ठीक है, वो आपके कैरेक्टर के लिए नहीं बने। तो आपके पास बजट है, नहीं है तो आप बजट रखें, क्योंकि आपने वो कैरेक्टर बनाना है। आपने ये नहीं कहना कि XYZ एक्टर अपने कपड़े लिया है, फलां से मांग के लिया है, कि इससे लिया है, उससे लिया है। वो नहीं है। डिज़ाइनर कपड़े, लेबल्स, ब्रांड्स कैरेक्टर नहीं बनाते। क्योंकि आप देखेंगे एक चीज़ अगर मैंने उठा ली है, मुझे नहीं पता वो 6 महीने के बाद, उनकी कंटिन्यूटी के बाद, वही चीज़ उसी का एक दूसरा पीस किसी और ने उठा लिया है, तो एक ड्रामा में एक ही आउटफिट दो मुख्तलिफ किरदार पहन के अगर स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो हाउ विल यू जस्टिफाई दैट? तो आप बिल्कुल नए बनाते हैं बिल्कुल। मेरा बात ही होती है कि अगर आपका कॉस्ट्यूम्स के पैसे हैं, उसका बजट है, सो आई टेक द प्रोजेक्ट। एक दो चीज़ें जो आप ले सकते हैं, जैसे आप ब्राइडल्स नहीं आप कर सकते, या हैवी फॉर्मल्स जो होते हैं, ठीक है, यू कैन टेक दैट, बट देन अगेन कैरेक्टर की पूरी वार्डरोब बननी चाहिए। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो हमारा सपोर्टिंग कास्ट जो है, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करते हैं बनिस्बत आपका जो लीड 5-6 लोग होते हैं। क्योंकि उनको ये होता है, उनको तो एक शौक है ना, उनका तो दे आर नोन एज कैरेक्टर आर्टिस्ट, सो दे नो कि उन्होंने इसमें क्या। मुझे याद है मैं एक दफ़ा जावेद शेख के साथ एक कमर्शियल कर रहा था, एंड देन हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये बट उस कमर्शियल की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनका स्ट्रक्चर था, वो एक रिटायर्ड मिडिल क्लास आदमी का था। सो व्हेन ही केम ऑन द सेट, आयशा जलील वाज डायरेक्टिंग दैट टीवी, एंड व्हेन ही केम ऑन द सेट, ही हर्ड दिस पूरा स्टोरी बोर्ड, समझे चीज़ें की। तो मैंने कहा सर ये एक सेट है, एक ये सेट है, हम ये सोचते हैं बिकॉज इस तरह से इस तरह। तो मैंने कहा 101% आई विल वेयर दिस विच इज़ ऑलरेडी वॉश, ड्राई क्लीन्ड, उसकी फील है, बिकॉज इट जस्ट हेल्प मी टू गेट इन टू माई कैरेक्टर। तो अब ये वाली चीज़ें हैं समझने की, ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपके क्राफ्ट के साथ ऑनेस्टली कराती हैं, आपको उसके ऊपर एक अबूर हासिल होता है इन चीज़ों से, बिल्कुल, बिकॉज़ आपने जो पहना हुआ है उसकी एक बहुत अहमियत है उस किरदार में। बिकॉज़ हमारे यहाँ आम ज़िंदगी में भी इंसान की एक नफ्सियात है कि वो आपको सबसे पहले जो आपने पहना हुआ है वो उस हिसाब से आपको उस जगह पे ले जाएगा कि अच्छा ये तो ऐसा हो सकता है। सो आप जब एक नरेट कर रहे हैं, एक स्टोरी, किसी की कहानी, एक पूरी फिक्शन आप जब बता रहे हैं, तो इट जस्ट आई थिंक हेल्प्स अ लॉट।
अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे यहाँ देखी गई है वो ये है कि टीवीसीज हमारे जो बनते हैं अच्छे होते हैं, बहुत ग्रैंड होते हैं, उनका प्रोडक्शन लेवल भी ज़्यादा बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम तरह जो है ऐसे एड्स होते हैं जो कम्पीट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? सर एक टाइम था जब तक हमारे पास रीजनल कैंपेन्स होती थी, ठीक है, जो हमने भी की हैं। अब पूरी जो एक साइंस है ना इस चीज़ की, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, वो बहुत चेंज हो गई है। बजट्स डिवाइड हो गए, रनिंग टाइम इफेक्ट हो गया है, लोग मोस्टली ऑन सोशल मीडिया देन ऑन टीवी चैनल, ठीक है। मतलब हमें याद है हमने कुछ ऐड ऐसे भी किए हैं कि जो ऐड सिर्फ सिनेमा में चल रहे हैं और उसके बाद फिर टीवी पे आएंगे, बिकॉज उनका ग्रैंडियोर इतना है, सही है। सो अब आपके पास एक मोबाइल फ़ोन से जब आप एक पूरा इंडोर्स कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को, जी हाँ। लुकिंग एट द नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स, आपने वो उठा लिया है, तो फिर आप उसको बजट्स ऑब्वियसली दे हैव टू डिवाइड, एंड जब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है फिर स्टोरी टेलिंग आपकी ख़त्म हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ 5 डिफरेंट डायरेक्टर्स थे जब मैंने काम शुरू किया, जिनका बहुत ख़ास स्टाइल था। असद यूज्ड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। Jami has a very strong storytelling. Then Asim Raza was known for the beauty shots and all that glamour, the cinematic point of view. So as Asad, if you see, but their storytelling, their treatment was बिल्कुल very अलग, different. बिल्कुल अलग। जी हाँ। Right now, I don't know how many directors are there or how many are claiming to be directors. उस वक्त एड्स जो बनते थे वो डायरेक्टर का विजन होता था, अब क्लाइंट का विजन होता है, मेरा ख्याल है। शायद अच्छा, 250 से ज़्यादा कमर्शियल्स आपने किए। जी। एक तो टाइम कैसे मिलता है, नंबर 2 सबसे आपको दिल से करीब कौन सा कमर्शियल रहा? 250 कमर्शियल एक पूरी एक मुद्दत में आए हैं, लोकल इंटरनेशनल मिला के आई थिंक अबाउट 300 हैं, बट सब हर कमर्शियल का जो है वो एक अपना कुछ ना कुछ है जो मेरे साथ है। जैसे अगर मैं कहूँ जब मैं नोया कर रहा था, सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद ईमान। सही है। So we have seen Iman, but I've never met her, right? And this I'm working with her on the launch of a mobile phone which she is known for. And then Farooq Manan is directing that. So it was very different. And then when I got to know her as a person, then a different kind of memory I have. And still we are very close, very good friends and all that stuff. जब मैं तरंग कर रहा था, so मोहम्मद राना, साहिबा, that was Sahibas and Mohammed Rana first time on screen. उस तरह से उनकी एक चीज़ थी. And then you have Resham in it, and then you have Meera in it. And then जी उसका गाना जो है वो सुखविंदर सिंह ने किया हुआ है, and then Asim Raza is directing. It's a 4-night shoot तरंगी in तरंग है। Lahore Fort. ठीक है, but then again when I did the part 2, then where Iman Shan, Mehwish and Fahad जावेद and शेख, Saima साइमा। ji. So, you know, the film, the grandeur, that's one memory I have. Then उसके अलावा मैंने I did Allpers के campaign with Tina Sani, Faryal Gohar, Sana Bucha and Sarwat Gilani and Aisha Khan. Right. So I'm now you shooting 5 different regions from Karachi to Balochistan to Gilgit tak, you know, Hunza tak we went for the shoot. वाह। So all these grand campaigns which has a lot of value to the agency, to the director, and obviously to the company who is making, investing in that. कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी काम किया आपने? I did US Polo campaign in Dubai because बीच के दौरान ही में मैं एक दुबई भी शिफ्ट हुआ and I was working there with 3 different agencies. So मैंने उनके साथ भी काम किया, मैंने मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर्स जो हैं 4 उनके साथ इत्तेहाद की कैंपेन की. वाह। Fortunately, unfortunately, I couldn't do Nicole Kidman with Ittihad. I was also shortlisted because I was shooting something here for film. And yes, then there's another opportunity I got missed for one of the other footballers. I had to fly to Spain for that. But on a Pakistani passport, you take 15 days and to get the visa. And the campaign was in 10 days. हाय हाय। मगर मैन सिटी के साथ जब आपने किया था तो मैन सिटी इतनी बड़ी नहीं थी, अब तो मैन सिटी इज द बेस्ट। हाँ, वो 4 लोग थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता भी नहीं था कि वो कितने बड़े लोग हैं, ठीक है। एक याहिया था और 2-3 के नाम तो मुझे अभी तक नहीं याद। ऑनेस्टली आई हैव अ पिक्चर विद देम, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ बट वो नहीं होते। एंड आफ्टर शूटिंग दैट इन वन डे आई सॉ वन ऑफ द बॉयज इज इन शकीराज वीडियो एंड आई वाज लाइक, ओह
कि ये मैंने कुछ किया है, क्या हुआ. And then I remember when I posted a picture, I got call from a lot of people from here कि जो है वो वाह यार तुमने वाह. you made us proud and all this. मैं कहा अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं, let me just look into it what I have done. थे कौन ये? But थे बड़े. हाँ हाँ जाहिर है, मैन सिटी के प्लेयर्स हैं. They only gave I think 40 to 50 minutes for that shoot, and they had this whole team. Nobody was allowed to have pictures. Nobody was allowed to take anything. I just got lucky because I asked them, Dito ki tarah, hey, you mind if I have a picture? No, initially the manager said no. And then I was like, fine, whatever the thing is, let's just do it. मुझे एक चीज़ हमेशा से, एक चीज़ जो मेरी फितरत का हिस्सा रही है कि आप सवाल पूछ लें. हाँ या ना में से कोई एक चीज़ होगी, लेकिन सवाल पूछ लें. यू नेवर नो. राइट, तो मैं आज तक वही करता हूँ, पूछ लेता हूँ. अब अगले को सवाल समझ में कितना आता है या वो किस तरह उसको असर करता है या उसको मुतासर करता है, वो फिर उसके जवाब पे होता है. बट आई जस्ट आस्क्ड, एंड जब सब शूट हो गया, कुछ हो गया, तो वन ऑफ द बॉयज सेंड बैक लाइक, यू वांटेड अ पिक्चर? आई सेड यस, एंड ही वाज लाइक, ओके लेट्स हैव अ पिक्चर. एंड आई जस्ट गॉट माय रूम देयर, सो आई वाज लाइक, ओह कैन आई हैव विद यू? एंड दे ऑल ऑफ लाइक, ओके कम. मुझे पहले लगा एक ग्रुप सेल्फी होगी, फिर नहीं वो तो इंडिविजुअल आ गई. वाह भाई वाह. तो इंटरनेशनल स्टार्स में ऐसा क्या है जो हमारे स्टार्स को सीखना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पंक्चुअलिटी तो होगी की ना. मुर्गी दाल बराबर वाली बात है. पंक्चुअलिटी तो होगी, हमारी तो बहुत पंक्चुअलिटी इशू में है. आपको एक बात बताऊं, पंक्चुअलिटी आपकी एक स्टार की है, ठीक है, बट उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं. आपकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी इक्विप्ड है, ठीक है. मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आपका सेट लगा हुआ है ना 8 बजे और एक एक चीज़ रेडी है, कोई भी स्टार या कोई भी एक्टर पहले दिन लेट होगा, दूसरे दिन वो कोशिश करेगा, तीसरे दिन वो शर्मिंदगी में आके टाइम पे आएगा कि मेरी वजह से रुकता है काम. जो लोग टाइम पे आते हैं, आप उनको 2 घंटे बिठाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार आप मेरे टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे, सो इट्स ईजी. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आगे पीछे जो भी हो जाए. बिल्कुल. So it's a discipline that should come from every single person, just not only stars. आप एक्टर को या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को किसी चीज़ के बारे में नहीं कह सकते कि क्या है, क्योंकि आप देखें, अगर आपका सेट टाइम पे नहीं लगा हुआ और आपका एक्टर आके बैठ गया है, आपकी लाइट नहीं हुई हुई और आपका एक्टर आके बैठ गया है, आपके कपड़े चीज़ें सॉर्टेड नहीं है, एजेंसी क्लाइंट या डायरेक्टर को क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है, सही है. हाँ, बट ये है कि एक्टर्स को एक चीज़ मुझे लगता है जो कि बहुत ज़रूरी है, दे शुड टेक आउट टाइम फॉर देयर फिटिंग्स, फॉर देयर ट्रायल्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंडिया में आपको काम जो लोग करते हैं या बाहर इंटरनेशनल जो लोग काम करते हैं, वो इस चीज़ का मार्जिन रखते हैं कि जी आपको अगर कैंपेन है और मुझे दिखना है या कुछ भी है, कोई कैरेक्टर है, तो मैं टाइम दूंगा, ये दूंगी, 1 दिन 2 दिन. दे चार्ज आई थिंक फ्रॉम द क्लाइंट कि जी ये है, यूँ है. अभी मैं इंस्टाग्राम पे कोई रील चल रही थी, कोई मार्केटिंग का, ऐसी मुझे वो दिखी, कोई लिपस्टिक की मार्केटिंग कैंपेन थी, जो इवेंचुअली सिद्धार्थ रॉय एंडेड अप डूइंग इट. सिद्धार्थ मल्होत्रा, सॉरी, रॉय, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंडेड अप डूइंग इट. वो ये कहते कि हमारा जो बजट था वो इतना नहीं था कि हम कोई फीमेल सेलिब्रिटी को इंडोर्स कर लें, बिकॉज वो 3 दिन लेते हैं. 3 दिन कैसे लेते हैं? 1 दिन प्रेप है, आपकी शूट है और आपके स्टिल्स हैं, ठीक है, और उनका एक XYZ अमाउंट जो भी है वो उस हिसाब से चार्ज करते हैं जो उनके बजट से बहुत ऊपर जा रहा था. एंड दे प्लेड वेरी स्मार्ट टेकिंग हिम, बहुत स्मार्ट. एंड द कैंपेन बिकम मैसिव हिट एंड इट ऑलवेज वर्क. इट्स लाइक वो जिलेट के ऐड में हम देखते थे ना, एक लड़की क्यों खड़ी है, इसी तरह वो लिपस्टिक के ऐड में लड़का क्यों है. इट्स द सेम फिलोसफी, सेम साइकोलॉजी, राइट. सो इट वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क. सो अब ये वाली जो स्मार्टनेस है जो आप बात कर रहे थे, आपने थोड़ी देर पहले जो मुझसे सवाल पूछा क्या जो इंटरनेशनल एड्स हैं, चीज़ें हैं, आई थिंक दैट्स हाउ दे डू 2+2. बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है. और लेकिन खैर आप सेलिब्रिटी स्टाइलिंग भी करते हैं, पाकिस्तान में है इसका मार्जिन? क्योंकि पाकिस्तान में तो सेलिब्रिटीज़ जो हैं अब मोस्टली जो हैं वो तो टिकटॉकर्स को हम सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं, बेचारे एक्टर्स तो पीछे चले गए. सर जब मैंने 2006 में काम शुरू किया, ठीक है, तो उस वक्त कोई काम कर नहीं रहा था ये फुल टाइम जिस तरह से. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक है. सो आई हैपन टू बी द पर्सन हु स्टार्टेड दिस थिंग कि भाई ऐसी एक सर्विस होती है जो कि की जा सकती है. यस, देवर नबीला, तारिक अमीन, Musarat Appa. There are a lot of people who are doing it, contributing it, but then again they come with like hair and makeup.
They come with a special image consultation for special projects. हाँ, Not available as a service provider बिल्कुल to anyone and everyone. ठीक है. So वहाँ से वो पढ़ना शुरू हुआ. उसके बाद जब you get to work with people like Shan, Humayun and your female जो stars हैं आपके, उस वक्त Aisha Khan was big, हाँ right? And then you get a chance to work with a lot of singers, music also. So then again they are celebrities, and then the press learned the term celebrity stylist. So it started from there. So the term came because press learned it, what these people call when they are working with the celebrity. So that goes to our press. KG, they made sure the term is used right. उसके बाद तो अब तो जितनी सेलिब्रिटीज हैं उतने स्टाइलिस्ट हैं. ये तो है. कोक स्टूडियो में भी आप गए एज सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट और वहाँ तो आपने 4 सीजन्स. मैंने 4 सीजन. मतलब कोक स्टूडियो जो था उससे पहले शुरू के 6 सीजन्स में बस नॉर्मल म्यूज़िक बहुत अच्छा था, विजुअली इतना नहीं था. लेकिन आपके वाले जो स्ट्रिंग्स के 4 सीजन्स थे वो तो भाई तबाही मच गई थी. कैसे की उसका ख्याल आया? क्योंकि स्ट्रिंग्स तो भी कोई उससे थोड़ी ताल्लुक़ है उनका स्टाइलिंग से, वो तो म्यूज़िक है बेसिकली. बिल्कुल. सो मैंने स्ट्रिंग्स के साथ उनकी 2-4 वीडियोस पहले की थी. ठीक है. एंड देन अगेन व्हेन दे गॉट द प्रोजेक्ट एंड सो फैसल आई थिंक कॉल्ड मी. हाँ, फैसल कॉल्ड मी कि वी डूइंग दिस एंड एवरीथिंग. उससे पहले मुझे कोक स्टूडियो का नहीं पता था कि क्या है. मुझे बिल्कुल कोई वाकफियत, मैंने गाने सुने हुए थे. हाँ, मुझे आज तक याद है. मुझे आतिफ का एक गाना है जल परी वाला. It's still one of my favorites. मैं वो सुना था. I got hooked on it. And then वो एक वाहिद गाना था जो I still hooked on that song. ठीक है. And आगे मुझे कॉल में मीटिंग करने चला गया. उन्होंने कहा जी हम ये कर रहे हैं. उसके बाद मैंने उसका जो पूरा एक स्ट्रक्चर है शो का वो समझा. And strings are also not very glamorous people that who pays attention to घड़ी, to चश्मा, to जूता, to मोजा. नहीं. For them the craft is music. And it's there, it should be presentable, but then again, they're not like fashion stars जिसको आप कह सकें. If you're talking about back then. पाकिस्तान आइडल में वो ब्लैक शर्ट ही पहने हुए हर आदमी उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो That's his style. Exactly, That's his style. मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मतलब वो comfortable है. जिस दिन उन्होंने ब्लैक शर्ट नहीं पहनी थी कोई और शर्ट सब कह ये देखें आज. मैं आपको बताऊँ अभी लास्ट LSA पे लास्ट LSA पे I was styling few celebrities. I styled Bilal and you see कि he's wearing blue suit. Then he has उनका जो दोस्त वाला आता है उसका एक कैरेक्टर काइंड सिचुएशन. Then you'll see him in color. तो मैं उस दिन ये कहता मैंने कहा भाई अच्छा ठीक है कलर में भी आ गया. तो Then we were doing this. मैं तो देखूंगा हम जो उनकी म्यूजिक वीडियो थी. बिल्कुल बिल्कुल. Where he is wearing फिरोजी blue and he is wearing rust. That was the first time people saw them in color. बिल्कुल नहीं तो वही कोक स्टूडियो में जब आपको अप्रोच किया तो आपने तो सारे म्यूजिशियंस जितने बैठे हुए हैं, जितने एक्टर्स बैठे हुए हैं, मतलब कुछ तो उसमें सनग्लासेस चश्मे लगा के हीरो बने बैठे हैं, सारी तो स्टाइलिंग वो की. पूरा जब मुझे आया तो मुझे आज तक याद है. They made sure that I understand the point. It's about music. It's not about fashion. It's not about who is wearing what. It wasn't about that. And it was made very clear to me कि because they know me, they have worked with me कि मेरी जो पूरी एक excitement है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा सकती है. So Faisal and Bilal told me it's a music show and the focus is on music. I was like okay. But then again जब when I used to listen to the song कि कौन है कर रहा है तो उसका genre पकड़ने के लिए, उसकी एक feel पकड़ने के लिए I used to sit and do the most of the time जब हम गाना कर रहे होते थे और चीज़ें होती थी तो एक वाइब होती है गाने की. आपने म्यूज़िक वीडियोस की बात की, बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस आपने की हैं. आपने फरहान के साथ भी काम किया, आपने आतिफ के साथ भी किया, आपने स्ट्रिंग्स के साथ भी किया. वो जो एक्सपीरियंस था उसने कितना हेल्प किया आपको कोक स्टूडियो और कॉर्नेटो में? मुझे लगता है जितना भी आप स्टेप बाय स्टेप काम करते जाते हैं ना वो आप कहीं ना कहीं उससे सीख के उसको साथ लेके चलना होता है. जब मैंने अपना पहला TVC किया था तो वो क्रोमा TVC था. उस वक्त क्रोमा आया ही नहीं था. वो कहते हैं कि एक खास शेड ऑफ ग्रीन का या येलो का आप क्रोमा पे नहीं शूट कर सकते. एंड आई पिक्ड अ लेमन येलो बटर येलो काइंड ऑफ आउटफिट फॉर द क्रोमा शॉट. एंड वो जो DOP बाहर से आया था वो उसने देखा, उसने कहा ये चल जाएगा. सो अगेन वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई, ये चीज़ इधर से रह गई. सो आई थिंक वो छोटी छोटी चीज़ें हैं. प्लस आपका अपना भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपकी एक स्किल है जो आपके अंदर है.
और प्लस जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है दैट आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एवरी टाइम। हाँ, बस एक ये चीज़ थी कि मैंने जो एक चीज़ की है मुझे वो दोबारा नहीं करनी, या अगर एक शख्स जो जैसा दिख रहा है उसको मैं बेहतर दिखा सकता हूँ, उसको मैं बुरा नहीं दिखा सकता। हाँ, वो लाइट और कैमरा शूट की वजह से बुरा दिखे, दैट्स नॉट माई थिंग, बट वो जब एक तस्वीर का भी दिखे तो लोगों को कहेगा यार ये अच्छा, हाँ इसका काम सही। सबसे चैलेंजिंग म्यूजिक वीडियो कौन सी थी आपके लिए? सबसे चैलेंजिंग म्यूजिक वीडियो आई थिंक मैं तो देखूंगा, मैं कहने वाला था क्योंकि बहुत अच्छी शूट हुई थी, नॉर्दर्न एरियाज थी, रानी बच्चे थे, कोट, वी वेंट टू रानी कोट, रानी कोट, और बच्चे थे। बच्चे तो थे किसी के हाथ नहीं आते भाई। और अच्छा उसका एक मज़ेदार, वो आपको जो कुर्ते लगते हैं ना जो उन्होंने पहने हुए हैं वो कोई भी फैब्रिक नहीं था। अच्छा। क्योंकि आप जब रानी कोट जा रहे हैं शूट करने, आपको पता है आप खुले मैदान में जा रहे हैं, एक हवा का अपना वो डायरेक्शन है, ठीक है ना, उसकी अपनी एक फोर्स है, और ये इन्होंने खड़े होके गाना है तो वो कपड़ा उड़ेगा तो कैसे मैनेज होगा, टेक्निकल बेसिकली। So I was looking कि कपड़ा मोटा होना चाहिए, I was looking for something that has weight, मोटा 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 मोटा, and then the color was very specific कि ये 2 कलर हम जा रहे हैं कि जी फिरोज़े वाला, because as a director Jami had a visual for that, he wanted a color which is rustic। हाँ, तो फिर मैं उस लेवल तक जाता हूँ कि जी जो एक चीज़ है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो ढूंढते 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 मैं पहुँच गया उधर जहाँ पे मिलते हैं आपकी ये नेवी वालों का कपड़ा, वर्दी का, चाहिए उठा लिया वो मैंने। तो सफ़ेद होता है। हाँ, फिर वो कपड़ा गया डायर के पास, डायर ने कहा भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और ये क्या लेकर आए हो, इसमें तो बहुत मसले आते हैं, फिरोज़ी रंग को डाई करना आसान नहीं है। खैर वो मैंने कहा भाई करो, अब वो कपड़ा डाई हुआ, चीज़ें हुई, फिर वो बने। सो वो जो आपको लगते हैं ना वो चिपके हुए नहीं हैं कपड़े, वो कहीं कहीं उड़ते हैं, वो हैं, वो इट्स द वेट ऑफ द फैब्रिक। सो व्हेन यू पुट दैट काइंड ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क, सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपका दिखता है और आपको वो कुछ ना कुछ वैल्यू करके ही जाता है। अच्छा, पिछले 15 साल में अगर देखा जाए तो बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं जिनके स्टाइल्स लोगों ने कॉपी किए। पहले होता था जैसे धूप किनारे आए तो लोगों ने बाल छोटे कर लिए, मरीना खान की तरह। फिर उसके बाद अनकहे तन्हाइयाँ आया तो कपड़े टीजेस के थे, वो सब कर लिए। पिछले 10 सालों 15 साल के अंदर बशर मोमिन और काफिर और इन सब के अलावा बाकी जो ड्रामे आए हैं वो बस नॉर्मली चलते हैं, कोई स्टाइलिंग का तो उसमें इतना नहीं होता अमल दखल। आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है? सर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, एक तो प्रोडक्शन हाउसेस कितना उस चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं, टू कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टर ने अपने आप को स्टेप इन स्टेप आउट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप एक टाइम पे 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना लुक नहीं बदल सकते। सही कह रहे हो। तो आप किसको उस पर जिम्मेदार ठहराएंगे, प्रोडक्शन हाउस को, एक्टर को, या देयर चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर, या टाइमलाइन को जिसमें वो एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। सो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि अब उसको किस तरह से किया जाए। बट रिसेंटली इकरा एंड हानिया particularly they had their personal hairstyles, but for the projects they do use extension, the wigs and all that stuff to add some kind of difference कि जी हम असली ज़िंदगी में ऐसे हैं और हमारे कैरेक्टर्स इस तरह से दिखते हैं। सो वो एक नई चीज़ मिली ख़ासतौर पे फीमेल एक्टर्स को कि जिसमें उन्होंने कहा कि चलो एक भी चीज़ हो सकती है। बट देन अगेन इफ़ यू गो बैक टू योर 60s 70s 80s, all your film actors used to have their wigs, they used to have different hairstyles, like they all know कि हर एक्टर हर एक्ट्रेस की कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक रीज़न था which became their identity and part of their popularity। आपसे अगर पूछा जाए अपने टॉप 3 फेवरेट सेलिब्रिटीज बताएं तो कौन होंगे? ये बहुत अजीब सा सवाल है। आप चलिए, मुझे बताएं किस सन की बात कर रहे हैं आप, अच्छा, किस साल की बात कर रहे हैं? आपसे अगर पूछा जाए इस वक्त कि आप कोई 3 सेलिब्रिटीज जो है नाम लें, 3 मर्द 3 औरतें, चलें ये कर लीजिए ना, जिनके साथ काम करके आपको बहुत मजा आया, इंस्टेंट आपको फोन करेंगे, आप कहेंगे हाँ मैं आ रहा हूँ। I can do that for Shan, I can do that for Humayun, I can do that for उमर जसवाल। ठीक है, और खवातीन? I can do that for Iman, I can do that for हाँ वहाँ पे मैं अटक गया, याले, and I can do that for Amna। वेरी गुड, यही बात थी, Yeah. इतना सिंपल सवाल था। अच्छा अब फैशन
की इंडस्ट्री की भी बात करते हैं जिससे आपका मेन ताल्लुक़ है। हमारे एक ज़माना था कि बहुत फ़ैशन शोज़ हुआ करते थे, बहुत सारे जो थे अवार्ड्स भी होते थे, सब होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो गए हैं। या तो चैनल्स ने उसको जो है वो पकड़ लिया है और अपनी खुद ही कर रहे हैं, या फिर जो है वो आपके डिज़ाइनर्स जो है मिलके कुछ कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो एक ज़माने में बहुत ऊपर जा रहे थे। देखें, आपकी जब ग्रोथ होती है ना किसी भी इंडस्ट्री की, तो आपकी जो सोसाइटी है, जो आपका माशरा है, उसकी ग्रोथ का भी होना बहुत ज़रूरी है। सही है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं लेकिन जो आपकी ऑडियंस है वही ग्रो नहीं कर पा रही, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही। क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, जी। आपने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ काम किया है। हमारी जो क्रिकेट टीम के की जर्सी होती है वो इतनी अजीब क्यों होती है कि पाकिस्तान से ज़्यादा वो ऐड का वो लग रहा होता है, फालूदा। आपने खुद ही जवाब दे दिया। आप बताएं ना इसका हल। आपने जवाब दे दिया। अब क्या फालूदा किया जाए? कुछ नहीं किया जाए। देखें, सिंपलिसिटी दुनिया में बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो चीज़ आप एक देखें, हम बात करते हैं ना यस और नो की। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे नो इज़ अ कंप्लीट आंसर। नो इज़ दिस, नहीं ना, सही। दो लफ्ज़ हैं, ठीक है। सिंपलिसिटी इतने पे आ गई है, तो वही सिंपलिसिटी चीज़ों में भी आ जानी चाहिए। नहीं, यहाँ एक ऐड है, यहाँ एक ऐड है, यहाँ नाम की बजाय ऐड है, तो यहाँ उनको ऐड पैसे है। मिल रहे हैं, उनकी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनके घर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं ना बाकी वो। टीमों के साथ तो ऐसे नहीं, वो तो अपने कम से कम तो लगाते शायद हैं। वो एक ही से इतना सारा ले लेते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है, या उनको कोई उनकी कोई लिमिट है कि अच्छा इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको ख्याल है अपनी जर्सी का भी शायद। अच्छा, जब इतने सारे वर्ल्ड कप्स हमारे हो चुके हैं, आपको पर्सनली कौन सी वाली जर्सी सबसे अच्छी लगी? मुझे सिर्फ 92 की जर्सी याद है और कुछ हाय याद नहीं है। हाय। उसके बाद से मैं एक दफ़ा कराची गया भी था मैच देखने के लिए, नेशनल स्टेडियम में। वो हार गए थे, बट देन अगेन दैट्स अगेन लॉन्ग टाइम। बट वो जो 92 वाली जर्सी वही याद है। नहीं, 99 वाली भी अच्छी थी, जो थोड़ा वो ग्रीन, अच्छा सा ग्रीन था, जो हाँ, फाइनल में पहुंच बट गए थे। 92 वाली जर्सी 92 की तो वाली का तो बस कोई मैच ही नहीं बस है। सही है। आई थिंक वो वहाँ से ही शुरू होनी चाहिए कि आप कहें कि जी दैट्स द न्यू थिंग। बट हाँ, 92 वाली जर्सी। अच्छा, ये बताइए कि फैशन इंडस्ट्री को आप अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं? अभी तो फैशन इंडस्ट्री कहीं नहीं खड़ी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ फैशन ही नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ फैशन इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत कमर्शलाइज इंडस्ट्री हो चुकी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे लोग स्टेप ले रहे हैं कि अपनी कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो जुड़ के एक बड़ा कोई लोगो ब्लॉग बन जाए। बट आई थिंक डेफिनेटली हमारे यहाँ इंडस्ट्री का, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ बिकॉज फैशन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ टेक्सटाइल। बिल्कुल। हमारे यहाँ टेक्सटाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ क्राफ्टमैनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो दर्जी हों, चाहे वो वीवर्स हों, चाहे वो डिज़ाइनर्स हों, चाहे वो मिल्स की एक स्ट्रेंथ हो प्रोडक्शन की, ठीक है। अगर हम अपने टेक्सटाइल बहुत बेहतर कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, हमारा फैशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम देखें, जो एक क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट है, जो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, एक सस्टेनेबिलिटी की चीज़ है, वो हम सारी चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, बट उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा ऑन अ स्केल वेयर इट कैन कन्वर्ट इनटू एन इंडस्ट्री। Once you have 50,000 kind of craft coming out, weaving coming out, your embellishments coming out, your fabric coming out, आपका फैशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगा, बिकॉज उनको पास, फैशन डिज़ाइनर्स के पास नए टूल्स होंगे जिनके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिनको वो साथ रख सकें। सो आई थिंक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ टू डू समथिंग टू इम्प्रूव द फैशन इंडस्ट्री। अगर आपको 2006 वाला इत्शाम अंसारी कहीं मिल जाए तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? मैं उसको मशवरा कहूँगा कि वैसे वो अभी तक मेरे साथ है, वो एक चीज़ है जो मेरे हमेशा आई थिंक मेरे साथ रहेगी, कि ज़िंदगी में ख्वाब देखना बहुत अच्छी चीज़ है, और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हिम्मत, मेहनत करना इज़ द ओनली वे टू गेट देयर। हाँ, बीच में कुछ चीज़ें हैं जो शायद नहीं होती, बट उन्हीं बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको मज़ीद आपका यकीन पुख्ता कर देती हैं कि ख्वाब देखने चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सीखने को भी मिला, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी। इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात करें। थैंक यू वेरी मच।